जैसा कि राहुल गांधी ने कहा था कि एटम बम फूटेगा, अभी एटम बम फूटा या फुस हुआ, ये तो समय बताएगा और देश की जनता बताएगी। मगर ये ऐसा हुआ कि आपके घर पे चोरी हुई और आप घर के बाहर या चौराहे पे आके चिल्ला रहे कि मेरे घर पे चोरी हो गई, चोरी हो गई, पुलिस कुछ करो। तो पुलिस आएगी तो क्या कहेगी? चलो FIR लिखवाइए, उसके बाद कार्रवाई होगी। तो यहाँ पर भी वही किस्सा है। अगर वोटों की चोरी हुई है और दावा कर रहे हैं, तो फिर जब चुनाव आयोग कहता है कि आप एफिडेविट करके साइन करके हमको दीजिए, हम जांच पड़ताल करेंगे, तो उसमें हर्ज क्या है? राहुल गांधी अगर उन्होंने इतना रिसर्च किया 6 महीने से, वो 6 महीने से हम तैयारी कर रहे थे, 6 महीने तक हमने रिसर्च किया, जब आपको पता है कि ऐसी घटना हुई है तो फिर आप FIR पे साइन कीजिए, एफिडेविट पे साइन कीजिए और चुनाव आयोग को दे दीजिए। चुनाव आयोग उसकी जांच पड़ताल करेगी। उसके बाद अगर चुनाव आयोग जांच पड़ताल न करे तो ये चुनाव आयोग की गलती है। मगर ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, वो साइन करने को तैयार नहीं। और उनके शब्द बड़े विचित्र हैं। कहते हैं मैं सार्वजनिक रूप से जनता के सामने बोल रहा हूँ, मैं सांसद हूँ, मेरे शब्द ही शपथ है। ये अहंकार है। वो अपने आप को आज भी युवराज मानते हैं। वो सोचते हैं कि मुझे वो कुछ करने की जरूरत नहीं है जो अन्य लोगों को करना पड़े। मैं आम आदमी नहीं हूँ, मैं सांसद हूँ, युवराज सांसद हूँ मैं। यानी मैंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर हो गई। मुझे संवैधानिक प्रक्रिया करने की ज़रूरत नहीं है, संसदीय प्रक्रिया करने की ज़रूरत नहीं है, जुडिशियल प्रक्रिया करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो भी चाहूँ कर सकता हूँ, मैं जो कहूँ वो मान्य होना चाहिए। और ये व्यक्ति लोकतंत्र को मजबूत करने की बात करता है, ये व्यक्ति संसदीय प्रणाली को मजबूत करने की बात करता है, ये व्यक्ति संविधान को बचाने की बात करता है और संविधान की, संसद की, जुडिशरी की धज्जे उड़ाता है दिन प्रतिदिन। चाहे वो शाहीन बाग को हो या कृषि कानून को हो या सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को हो या हाई कोर्ट द्वारा दी गई चेतावनी को, कुछ भी कहो, उसको मान्य नहीं है कि वो सबसे ऊपर है। ऐसा उनका मानना है। और जो त्रुटियां बताई उनके रिसर्च के अंदर, 6 महीने की जो तपस्या की, उन्होंने मेहनत की, उनके दोस्तों ने, उनके लोगों ने पूरी मेहनत से ये सब खंगाला, रिकॉर्ड खंगाला, अच्छा किया। मगर यही तो काम ये चुनाव आयोग कर रहा है बिहार में कि ऐसी जो फर्जी वोटर्स है, जाली वोटर्स है, एक्स्ट्रा वोटर्स है, डुप्लीकेट वोटर्स है, उन्हें ढूंढ निकालना है, उन्हें बाहर करना है। यही तो काम बिहार में हो रहा है। तो चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है और जो चुनाव का जो लक्ष्य है, उसको राहुल गांधी ने प्रासंगिक बताया, उसको राहुल गांधी ने स्थापित किया। चुनाव आयोग भी यही कहता है कि ऐसे कई वोटर्स है जिसे हमें खंगालना जरूरत है, और उसके लिए उन्होंने SIR का प्रारंभ किया। और राहुल गांधी बिहार में SIR का विरोध कर रहे हैं और कर्नाटक में SIR की बात कर रहे हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि अभी तक वो महाराष्ट्र में चुनाव में गड़बड़ की बात कर रहे थे शायद 6 महीने से, मगर जो डेटा निकाला वो कर्नाटक के चुनाव का निकाला। तब जो महाराष्ट्र के चुनाव की बात कर रहे हो, जहाँ वोट खरीदे गए, झूठे वोट डाले गए, बीजेपी ने इस चुनाव का हरण कर दिया, तो अब वहाँ से डेटा क्यों निकलवाए? वहीं से निकलवाते। कर्नाटक से क्यों निकलवाए? क्योंकि कर्नाटक में उनकी सरकार है, शायद उन्हें इसमें सहायता मिली हो, वहाँ की सरकार ने उनकी मदद की हो। और जब कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने अगर राहुल गांधी की मदद की तो ये मदद कैसी होगी, इसका अनुमान लगाना बहुत सहज है। ये ट्रम्प के छोटे भाई की तरह काम कर रहे हैं, ट्रम्प के एक प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। ट्रम्प जिस तरह से माहौल बना रहा है भारत के विरुद्ध, उसी तरह राहुल गांधी भी माहौल बना रहे हैं भारत के विरुद्ध। ट्रम्प ने कहा भारत की इकोनॉमी तो डेड है, तो राहुल गांधी ने चालू कर दिया भारत की इकोनॉमी तो डेड है। अगर जब भारत की अर्थव्यवस्था डेड है
तो ट्रम्प भाई साहब को बात की समझौता करने की आवश्यकता क्या है? क्यों वापस समझौता चाहते हैं? क्यों बेरोक बेबाक उन्हें मार्केट में एक्सेस चाहिए, जबकि इकोनॉमी तो डेड है? आप क्या करोगे यहाँ का? अगर डेड इकोनॉमी है तो आपको क्या मिलेगा? आपका पैसा बर्बाद होगा। आप 100 रुपये खर्च करोगे तो आपको 90 रुपये मिलेगा। ऐसी अर्थव्यवस्था में आपको पैसा डालने की जरूरत क्या है? मगर समझौता भी करवाना है, समझौता चाहिए। और मोदी जी को या भारत सरकार को दबाव में डालने के लिए इस तरह के मनगढ़ंत कहानियाँ रचनी है। और वो जानते हैं कि भारत में ऐसे लोग हैं जो इस बात को उठाएंगे और मोदी जी को परेशान करेंगे, प्रेशर में डालेंगे। और वही हुआ। जैसे ही ट्रम्प ने कहा अर्थव्यवस्था डेड है, राहुल गांधी ने उसे उठा लिया बिना सोचे समझे। एक बात मुझे इसमें कहना चाहूँगा कि जब ट्रम्प से पूछा गया कि भारत का ये दावा है कि आप रूस से यूरेनियम खरीदते हैं, ईवी का सामान खरीदते हैं, सब कुछ खरीदते हैं, तो ट्रम्प का जवाब क्या था? आप सोचिए। ट्रम्प ने कहा मुझे मालूम नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा। उस समय मुझे मनमोहन सिंह जी की याद आ गई। मनमोहन सिंह जी विदेश दौरे से आए और उस समय लालू प्रसाद ने जो 90,000 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था रेलवे में, तो जब मनमोहन सिंह जी विदेश दौरे से, उस समय दूसरे टर्म में ममता बनर्जी रेलवे मंत्री थी और ये लाभ, मुनाफा, प्रॉफिट जो भी आपका है 90,000 करोड़ से घटकर 8,000 करोड़ पे आके खड़ा हो गया। तो मनमोहन सिंह जी को पूछा, एयरपोर्ट पर ही पूछा कि लालू प्रसाद यादव ने 90,000 करोड़ का लाभ दिखाया रेलवे में और ममता बनर्जी से 8,000 करोड़ बता रही है। तो मनमोहन सिंह जी का जवाब था मुझे मालूम नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा। एक प्रधानमंत्री, अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री, वो चाय वाला नहीं था, वो अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री थे, उनका ये जवाब था। पहला प्रश्न तो ये था कि अगर लालू प्रसाद यादव, जो हर साल रेलवे को 3-4 हज़ार करोड़ देना पड़ता था खर्चा पानी के लिए, वो अचानक लालू प्रसाद आते ही इतना प्रॉफिट करे कि 5 वर्ष में 90,000 करोड़ हो गया प्रॉफिट। तो मनमोहन सिंह से कभी पूछा नहीं कि ये कैसे हुआ? जब हम हर साल 3-4 हज़ार करोड़ देते थे, वहाँ आप प्रॉफिट दिखा रहे हो, तो ये कैसे? और जब लालू प्रसाद यादव 90,000 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया, लाभ दिखाया, और उससे ममता बनर्जी ने 8,000 कर दिया, तो उन्होंने एक प्रश्न नहीं पूछा कि ऐसा कैसे किया आपने? 90,000 करोड़ का मुनाफा गया कहाँ, 8,000 तक कैसे आ गया? तो ये जो विमर्श बन रहा है या राहुल गांधी बना रहे हैं, इससे उन्हें कोई हासिल नहीं होगा। सिर्फ एक भ्रम पैदा कर रहे हैं लोगों के मन में। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके मन में शंका होगी कि वास्तव में गड़बड़ हुई है, और गड़बड़ हुई भी होगी। ये मैं भी नहीं कहता हूँ कि गड़बड़ बिल्कुल नहीं, गड़बड़ हुई होगी, हो सकता है, मगर उसको दुरुस्त करना ही हमारा काम है, चुनाव आयोग का काम है, और चुनाव आयोग यही काम कर रहा है। और उसमें कहते हैं कि भाजपा क्यों प्रवक्ता बन के आ जाते हैं, क्योंकि भाजपा का नाम लिया जाता है। राहुल गांधी बार बार कहता है कि चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलकर चुनाव का हरण करते हैं, तब भाजपा को बोलना पड़ता है। आप सिर्फ चुनाव आयोग पर आरोप लगाइए, भाजपा के बारे में कुछ मत बोलिए, तो भाजपा बीच में आएगी नहीं, चुनाव आयोग जवाब देगी। तो ये भ्रम पैदा करके वो सोचते हैं कि अगला चुनाव हम जीत जाएंगे, मगर ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा, अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। एक और बात राहुल गांधी ने कही कि हर चुनाव में, पूरे विश्व में जहाँ भी लोकतंत्र है, जहाँ चुनाव प्रक्रिया होती है, उसमें एंटी इनकम्बेंसी का असर होता है, सिवाय भारत में, क्योंकि उन्हें एंटी इनकम्बेंसी मिली। 2 बार उन्हें सरकार बनाई और तीसरी बार उनको एंटी इनकम्बेंसी मिली। उन्हें ऐसा था शायद कि 5 साल के बाद उनको एंटी इनकम्बेंसी भाजपा के विरुद्ध होगी और वापस आ जाएंगे। जब 5 साल के बाद वापस नहीं आए, तो 10 साल के बाद भी उन्हें विश्वास था कि अब 10 साल हो गए तो एंटी इनकम्बेंसी होने ही वाली है, हमें 10 साल में छोड़नी पड़ी सत्ता, तो ये भी 10 साल में हारेंगे। वो भी नहीं हुआ, भाजपा तीसरी बार वापस आ गई। तो ये उनके लिए हलक से उतरना बहुत मुश्किल था। मैं पहले भी कह चुका हूँ
कि कांग्रेस ने अभी तक कभी भी दूसरी बार सत्ता से दूर नहीं रही है अभी तक। एक बार अगर चुनाव हार गई कांग्रेस तो अगले चुनाव में यह न कहने प्रकरण है किसी भी तरह सत्ता का भोग लिया, सुख लिया, ये सत्ता उनके समर्थन से आई। अगर उनके समर्थन से सत्ता आई मतलब ये कि सरकार उनकी थी, उनका प्रभुत्व था। ऐसा ही हुआ है अभी तक। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस तीसरी बार सत्ता से दूर रही है। सत्ता से केंद्र सरकार में, केंद्र में उनकी सत्ता से उनका दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं, कोई प्रभाव नहीं। ये पहली बार ऐसा हुआ है और ये उनके लिए बहुत बड़ी शौक की बात है। उन्हें झटका लगा हुआ, ये उनका शौक झटका लगा, 440 का वोट का झटका उनके लिए। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी क्यों नहीं मिली, भाजपा को एंटी इनकम्बेंसी का नुकसान क्यों नहीं हुआ। अब ये बात अलग है कि भाजपा ने काम करके दिखाया, अच्छा काम किया, ये अलग बात है, वो इसको स्वीकारेंगे नहीं। एंटी इनकम्बेंसी उसको मिलती है जिसमें सरकार का काम नगण्य होता है, शून्य होता है या बहुत ही प्रभावहीन होता है। जो सरकार कामें करती हैं उनको एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती, वो वापस आ सकते। काम की बात है, ये काम करेंगे, देखेगा, लोगों को विश्वास होगा और आ जाएंगे। हालांकि इस बार ये जरूर हुआ कि 30 सीट गिर गई, 300 से 240 हो गई। इसको शायद एंटी इनकम्बेंसी कह सकते हैं या मोदी जी की अति आत्मविश्वास या लेक ऑफ प्लानिंग या आरएसएस का समर्थन न होना, जेपी नड्डा का बेतु का बयान, ये सब कुछ कई कारण है। या लोगों का भी आत्मविश्वास या अति विश्वास की भाजपा आने वाली है तो वोट परसेंटेज भी कम हुआ होगा समर्थकों का, कुछ भी हो सकता है। फिर भी सरकार में तो आई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सरकार से दूर रही, सत्ता से दूर रही। तो ये उनके लिए बहुत बड़े झटके का है, 440 वोट का झटका है। और इस झटके से उबरने के लिए पहले ईवीएम मशीन का सहारा लिया, भ्रम फैलाने के लिए। ईवीएम मशीन पे हम चुनाव नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी गए कि हमें चुनाव पेपर बैलेट से करना है। जब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको नकार दिया तब भी उनका जो ईवीएम का जो आलाप था बना रहा। पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने नया पैंतरा लगाया कि चलो वोटर लिस्ट पे ही फोकस करते हैं, शायद वहाँ से कुछ निकला है। कभी कभी कीचड़ से निकल जाता है, सोना निकल जाता है, कीचड़ में से भी हीरा निकल जाता है, कुछ मिल जाए। तब वो ईवीएम को ताक में रखा और अब वोटर लिस्ट के फ्रॉड लिस्ट पे उन्होंने काम चालू किया। अब देखते हैं इसका क्या प्रभाव होता है। प्रभाव ही नहीं होगा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये झूठ का धरातल ज़्यादा समय तक टिकता नहीं है। वो झूठ का धरातल राहुल गांधी बदलते भी रहते हैं। इसे देखते हैं आगे क्या होता है। जनता जनार्दन है, इसे तय करेगी, समझेगी। और हो सकता है कि जब तक चुनाव का समय है तब तक इस बात को भूल भी जाए। राहुल गांधी भी कई बातें भूल जाते हैं, चुनाव आते आते कई नए मुद्दे लेके आ जाते हैं। शायद ट्रम्प उन्हें नया मुद्दा दे दे कोई और इन मुद्दों को भूल के उस मुद्दे पे चले जाए। कोई बोल सकता, कभी अडानी, हिंडनबर्ग, ऐसे मुद्दों पर उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी मगर हर बार उनको मात खानी पड़ी। यहाँ तक कि कोर्ट में उनको मात खानी पड़ी। कभी राफेल के लिए भी उन्होंने काफ़ी हल्ला मचाया। तो देखते हैं इस नए हल्ले से क्या होता है। बात तो थी महाराष्ट्र की मगर ले आए सबूत और प्रमाण और शायद दस्तावेज ले आए कर्नाटक से। ये भी थोड़ा अजीब बात था, सोचा था महाराष्ट्र से लाएंगे मगर लाए कर्नाटक से। अब देखते हैं इसका क्या असर होता है। आज के इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगा तब लाइक भी कीजिए, टिप्पणी कीजिए, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। हम इसी तरह आपको नए वीडियो लेके आते रहेंगे, आपसे बात करते रहेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।